वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 8 सितंबर 2025, लेकिन इसमें जो न्यूज़ कवर किए गए हैं वो बेसिकली आपके 7 सितंबर 2025 के हैं। इसमें वो न्यूज़ कवर किए गए हैं जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंक्स का, एनडीए, सीडीएस, एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ये स्टेट पीसीएस में भी आपका हेल्पफुल होगा। सबसे पहले देख लेते हैं सॉरी, इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। 8 सितंबर को आपका वर्ल्ड में मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, वो भी देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा न्यूज़ जो कल आया था, 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपर्णा रॉय को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो गया। एससीओ के ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी रशिया व्लादिवोस्तोक में। फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। आप जानते हो, जो भी आपका स्कीम होता है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमारे काम का होता है। स्पोर्ट्स में उड़ीसा, भुवनेश्वर भुवनेश्वर जो उड़ीसा की कैपिटल है, वो आपका होस्ट करेगा 28 IFF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025। और फिर हॉकी में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने आपका एशिया कप टाइटल जीता है 44th टाइम। ये हुआ कहाँ था? राजगीर, बिहार में। और फिर हमेशा की तरह हम लोग जो क्वेश्चंस होंगे आज के टॉपिक्स पे जो कवर किया गया है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे ताकि हमारी तैयारी थोड़ी और अच्छी हो जाए। देखो, आप जानते हो हर साल 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 1967 में। इसमें देखो हुआ क्या था, 8 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है इसको। 1965 में आपका वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन ऑन द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, तो तेहरान, ईरान की राजधानी है, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, जिसमें किस तरह से वर्ल्ड से इलिटरेसी को हटाया सके, निरक्षरता को हटाया जा सके। और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था 8 सितंबर 1965 में। तो फिर इसी कॉन्फ्रेंस में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें यूनेस्को को कहा गया कि क्यों ना हम लोग एक इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाएं ताकि लोगों का ध्यान इसके तरफ जाए। यूनेस्को इसकी बात मान गया। फिर यूनेस्को ने क्या किया, उसकी जो एनुअल मीटिंग होती है, यूनेस्को ने 1966 में अपने एनुअल मीटिंग में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, एक रेजोल्यूशन पास किया। उसके बाद से 1967 से हर साल 8 सितंबर को आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, ये तो देखो इसके पीछे स्टोरी है। डे वाले को में दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक, किस दिन मनाया जाता है, वो तो ठीक है, मनाया जाता है 8 सितंबर 1967 को, ये तो ठीक है ना। फिर दूसरा जो पूछता है ना, थीम, जो 2025 इंटरनेशनल लिटरेसी डे था उसका थीम क्या था। इसका थीम था प्रमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा। ठीक है, तो डिजिटल लिटरेसी को कैसे प्रमोट किया जाए, यही इस बार का थीम था। ये दो चीज़ तो हमेशा डेज में याद रखना, किस दिन मनाया जाता है प्लस उसका थीम क्या होता है, बस इससे यही 99.9% रहता है, यही दो क्वेश्चन पूछता है। अब क्योंकि देखो डिजिटल एरा पे फोकस है, लिटरेसी पे, तो फिर इसमें याद करना। अभी कुछ ही महीने पहले केरला के जो सीएम हैं पिनारे विजयन, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन है? केरला। ये देखो एग्जाम में आएगा क्योंकि ये अभी आपका करंट का न्यूज़ है। तो भारत का पहला डिजिटल लिटरेट स्टेट आपका बन गया केरला। तो भारत में किसको इलिटरेट माना जाता है? अगर कोई पर्सन 7 साल या उससे ज़्यादा है, उम्र है, और वो अगर किसी इंडियन भाषा में लिख और पढ़ नहीं सकता, उसको माना जाता है इलिटरेट। तो कट ऑफ जो एज है ना वो 7 ईयर्स का है। अगर आपकी उम्र 7 ईयर्स उससे ज़्यादा है, पढ़ लिख नहीं सकते हो किसी भी भारतीय भाषा में, तो भारत में आपको माना जाएगा आप इलिटरेट पर्सन हो।
इसी में देखो कुछ कंसेप्ट है जिसको हमें क्लियर करना है। एक होता है फुल लिटरेसी, इसको बेसिक लिटरेसी भी बोलते हैं, और आजकल ये बहुत चर्चा में है फंक्शनल लिटरेसी। और आप सुनते भी रहते हो, ये स्टेट हो गया फंक्शनल लिटरेट हो गया, वो स्टेट आपका फंक्शनली लिटरेट हो गया। ठीक है। लिटरेट जो है हमारे देश में देखो किसको माना जाता है। राजीव गांधी के समय 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल लिटरेसी मिशन। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में 100% लिटरेसी अचीव करना। ठीक है, सभी साक्षर होंगे। तो उसने सबसे पहले डिफाइन किया कि लिटरेसी क्या है, बेसिक लिटरेसी क्या है। तो उसका जो डेफिनेशन है वो कहता है, अगर भारत में कोई व्यक्ति किसी भी इंडियन लैंग्वेज में पढ़ सकता है, लिख सकता है और सिंपल अरिथमेटिक कर सकता है, यानी कि प्लस माइनस ये कर सकता है, उसको माना जाएगा लिटरेट। तो ऑफिशियल जो डेफिनेशन है लिटरेसी का, देखो ये एज तो हो गया 7 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन फिर वो आदमी करेगा क्या? वो किसी भी भारतीय भाषा में पढ़ेगा, लिखेगा, प्लस उसको मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये आना चाहिए, ताकि वो अपना काम खुद कर सके। ये तो देखो कर दिया गया। और आप जानते हो भारत में ये आपका पहला स्टेट जिसने इस को अचीव किया, फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट, वो कौन था? केरला। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एक रूल बना दिया कि अगर किसी स्टेट में 90% या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन लिख सकता है, पढ़ सकता है, बेसिक अरिथमेटिक कर सकता है, तो उस पूरे स्टेट को मान लिया जाएगा फुल्ली लिटरेट। तो जब कहते हैं ना हम लोग फुल्ली लिटरेट, कभी भी यूज वर्ड करेगा ना फुल्ली लिटरेट या फुल्ली बैंकिंग हो गया, सारे स्टेट में बैंक हो गया, इसका मतलब होता है 90% आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि केरला में हर आदमी को लिखना पढ़ना आता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 90% या उससे ज़्यादा हो गया, इसीलिए केरला आपका माना जाएगा एक लिटरेट स्टेट। यही डेफिनेशन है हर स्टेट के लिए। ठीक है। बाद में धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट होने लगे, फिर आपका कंसेप्ट लाया गया फंक्शनल लिटरेसी का। ठीक है। तो देखो फंक्शनल लिटरेसी है क्या। जो डेफिनेशन है फंक्शनली लिटरेट का वो ये है। एक तो बेसिक लिटरेसी हो गया, आपको किसी इंडियन भाषा में पढ़ना, लिखना और सिंपल अरिथमेटिक आना चाहिए। इसके अलावा इसको डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया गया है। डेफिनेशन कहता है वो आदमी फंक्शनली लिटरेट होगा जिसको पता है कि उसका जो सोशल और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है ना, उसका कॉज क्या है, क्यों वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, क्या कारण है, इसके बारे में उसको अवेयरनेस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। फिर उस आदमी में ये एबिलिटी होना चाहिए टू मूव टुवर्ड्स एमलियरेशन ऑफ हिज कंडीशन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो पहला ये है कि आप पिछड़े क्यों हो, सामाजिक आर्थिक कारण क्या है। फिर आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन जो आपका है ना, कैसे आप इसको ओवरकम कर सकते हो, क्या क्या आपको कदम उठाना पड़ेगा ताकि आप अपने पिछड़ेपन को दूर कर सकते हो। ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपका एक इकोनॉमिक भी है ना, तो फिर क्या कहता है, एक्वायर स्किल्स टू इम्प्रूव दर इकोनॉमिक स्टेटस एंड जनरल वेलबींग। अगर आपको अपना आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो आपके पास स्किल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास स्किल नहीं होगे तो मजदूरी ही करोगे, मजदूरी में तो बहुत कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बहुत सारा स्किल सीख लेते हो, जैसे सिंपल सा बात करो, प्लम्बर बन गए, ठीक है, फिटर बन गए, अगर आप ये राज मिस्त्री बन गए, तो इसमें पेमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा ना। तो इस तरह से अगर आप अपने वर्क स्किल को इम्प्रूव करोगे तो फिर आपका जो पिछड़ापन है वो दूर हो जाएगा। और साथ में गवर्नमेंट ने क्या जोड़ दिया, नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है। उस आदमी में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे भारत में आपकी नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना चाहिए, वेमेंस के इक्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए, पर्यावरण का कंजर्वेशन करना चाहिए, और छोटे फैमिली होने चाहिए देश में। तो इसका मतलब देखो ये बहुत ब्रॉड है, इसमें सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं है, इसमें आपके अवेयरनेस के बारे में है, आप क्यों पिछड़े हो, आप कैसे पिछड़ेपन से दूर कर सकते हो, आपको सीखना है स्किल,
और आपको देश के बारे में भी, देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, ठीक है, समाज में वुमेन्स के जो पिछड़ापन है उसको दूर करना, पर्यावरण के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए, और छोटा परिवार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये डेफिनेशन दिया है फंक्शनल लिटरेसी का। तो फिर फंक्शनल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने आपका लॉन्च किया एक सेंट्रल स्कीम। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको कहते हैं उल्लास, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, या इंग्लिश में कहते हैं NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका लॉन्च किया था 2022 में। और इसके 5 कंपोनेंट है। क्रिटिकल लाइफ स्किल। क्रिटिकल लाइफ स्किल का मतलब होता है आपको अपने बारे में जानना चाहिए, ठीक है, वो सारे स्किल आने चाहिए जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। व्यापक हो गया। बेसिक एजुकेशन होना चाहिए। वोकेशनल स्किल, वोकेशनल स्किल का मतलब होता है ना, आप में वो स्किल होना चाहिए जिससे कि आपके बेहतर जॉब मिलने की संभावना हो, ठीक है, उसको वोकेशनल स्किल बोलते हैं। फिर आप पढ़ाई करते रहो, ऐसा नहीं कि पढ़ना लिखना छोड़ दिया तो, पढ़ना लिखना सीख लिया तो फिर छोड़ दिया, नहीं, वो चाहते हैं कम से कम ग्रेजुएट बन जाओ, फिर 12th कर लो, फिर ग्रेजुएट सॉरी मैट्रिक कर लो, फिर 12th कर लो, फिर ग्रेजुएट बन जाओ, फिर आगे भी पढ़ो। गवर्नमेंट चाहता है ये कंटिन्यू करो अपना एजुकेशनल। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। न्यूमरेसी मतलब पढ़ना लिख ये सॉरी आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ये 5 कंपोनेंट है आपके उल्लास के, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, ये हर स्टेट में आपका लागू किया जाता है। इसका फीचर देखो, सभी स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन टेरिटरी को यूटी भी बोलते हैं, तो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ये फ्रीडम दिया गया है कि आप अपना टारगेट सेट करो। टारगेट सेट करने का मतलब है ना 10,000, 20,000, 30,000, जितने लोगों का एक टारगेट आप बना के रखो, ठीक है। तो फिर ये टारगेट कौन होंगे, इसमें आपके आएंगे वो पर्सन जिनका उम्र 15 साल या उससे ज़्यादा है, और जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए, जो स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया, उसको टारगेट करो। ये स्कीम गवर्नमेंट कहता है जबरदस्ती नहीं करवाना है, सारा स्कीम क्या होगा, वॉलंटरी होगा, और सरकार से ज़्यादा इसमें शामिल किया जाएगा किसको, कम्युनिटी को। यानी वॉलंटियर्स आते हैं इसमें, सब टैब से पढ़ाते हैं, सारा चीज़ ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, गवर्नमेंट ने अपना टारगेट सेट किया, वॉलंटियर्स आए, उन्होंने उनको पढ़ाया, तो आपने क्या सीखा, कैसे पता चलेगा, तो फिर उन बच्चों का ना टेस्ट होता है। आप अगर टेस्ट में पास हो गए, इसका मतलब आप हो गए क्या, फंक्शनली लिटरेट। और गवर्नमेंट ने इसमें एक टारगेट सेट किया है, अगर किसी स्टेट में 94% या उससे ज़्यादा लोग उस एग्ज़ाम को पास कर गए ना, तो स्टेट को मान लिया जाएगा फंक्शनली लिटरेट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आपका स्कीम है। तो भारत में ये स्टेटस हासिल करने वाला पहला कौन था, इसमें ये स्टेटस हासिल करने वाला यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख था। लद्दाख देखो छोटा सा है, इसका मतलब सैंपल साइज उसमें छोटा सा होगा, और 94% उसमें जितने रोल इनरोल थे 94% उसमें इन सारे स्किल्स में पास हो गए। इसीलिए भारत का पहला फंक्शनली लिटरेट स्टेट जो है ना, स्टेट मत कहो, यूनियन टेरिटरी होगा, वो लद्दाख है। अगर उसके बाद फिर आया मिजोरम। इसका मतलब देखो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर पूछता है भारत का पहला स्टेट ऑब्लिक यूटी जो फुल्ली फंक्शनल हो गया, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा लद्दाख, ठीक है। अगर पूछता है भारत का पहला स्टेट जो फुल्ली फंक्शनल लिटरेट हो गया, तब तो हमारा आंसर क्या होगा, मिजोरम होगा। अब तो इसमें धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट जुड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो उल्लास स्कीम है ना, उसके बारे में ब्रीफ जानकारी। ये तो ठीक है, स्टार्ट कब हुआ था, 2022 में, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस पे जो टोटल आउटले है वो आपका 1037.90 करोड़ है, यानी 1037.90 करोड़ का टोटल आउटले है। सेंटर का जो शेयर होगा 790 करोड़ होगा, और स्टेट का जो शेयर होगा वो 337.90 होगा। इसका मतलब सेंटर और स्टेट मिलकर इसको फंड करेंगे। उल्लास स्कीम का ड्यूरेशन कितना है, 2022 2020 27 तक है ये, ठीक है। इसमें ना एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग,
ध्यान ये रखना कि जो सेंट्रल स्कीम है वो एवरग्रीन है, कुछ ना कुछ इसके बारे में होता रहता है, तो फिर लोग इसके बारे में पूछना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चंस बना के आपसे पूछना शुरू कर देंगे। तो उसका वही रहेगा, आउटले पूछ लेंगे, ड्यूरेशन पूछ लेंगे, या सिंपल सा पूछ लेंगे पहला कौन। इस तरह से ना ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा हमें। चलो डेज में ही रहते हैं। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया था? 1996 में। इसका देखो बैकग्राउंड क्या है। 11 देशों के जो नेशनल फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है वो मिले आपके लंदन यूनाइटेड किंगडम में 8 सितंबर 1951 को, और उन्होंने एक बनाया वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी। ठीक है, बाद में फिर फिजिकल WCPT यानी कि वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी, इसका नाम बदल के कर दिया गया वर्ल्ड फिजियोथेरेपी 2020 में। फिर उन्होंने क्या किया, 1996 में वर्ल्ड कन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी, उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनका फाउंडेशन डे है 8 सितंबर, उसको अब वर्ल्ड में मनाया जाएगा वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। इसका मतलब आपका 1996 ऑनवर्ड्स पूरे वर्ल्ड में 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। तो इसमें पढ़ने का तरीका वही रहेगा, किस दिन मनाया जाता है 8 सितंबर को, और फिर थीम क्या है। 2025 का वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे का जो थीम है वो है हेल्थी एजिंग। ठीक है, स्वस्थ बुढ़ापा, यही हो गया ना इसका। चलो डेज वाले हो गए, अब आ जाओ न्यूज़ पे। अनुपर्णा रॉय विंस अवार्ड एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें एक बहुत प्रमुख है बेसिकली हम लोग याद करते हैं किसका? ऑस्कर। ऑस्कर याद करते हैं, गोल्डन ग्लोब याद कर लेते हैं। ठीक है, ये दो तो हमेशा याद करते कहते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जिसमें कोई इंडियन अगर अवार्ड जीत लिया ना उसको जरूर याद करना होगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। अब क्योंकि एक इंडियन ने आपका वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइज जीता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा, अदरवाइज हम लोग स्किप भी मार सकते थे इसको। ठीक है, चलो अन्नपूर्णा रॉय, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और इनकी मूवी का नाम है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ठीक है, ये जो सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज है ना, ये दो वुमेन के बारे में है, थुया नाज शेख और श्वेता सुमी बाघेल। ये दो लेडी हैं, दोनों एक्टर हैं, नाज शेख और सुमी बाघेल। ये दोनों महाराष्ट्र की नहीं है, मुंबई जाती हैं, इनकी लाइफ का जो स्ट्रगल है उसी के बारे में ये पूरी फिल्म है। ठीक है इनको वहाँ पे इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया, और वहाँ पे देखो दो सेक्शन होता है। एक तो देखो मेन सेक्शन होता है जिसमें अवार्ड दिया जाता है, और एक सेक्शन होता है ना ऑरिजोंटी सेक्शन होता है। इस ऑरिजेंटी सेक्शन में आपका वो फिल्म लाया जाता है जो नए फिल्म मेकर के द्वारा बनाया गया हो गया, या यूनिक थीम होता है, इंडी थीम होता है, या फिर जो कोई नया ट्रेंड दिखाता है आपका सिनेमा में, जिसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना पैरेलल सिनेमा वगैरह। ठीक है, यानी कि मेन स्ट्रीम से हटके थोड़ा अलग तरह का मूवी है। उन सब के लिए वेनिस फिल्म फेस्टिवल में एक अलग सेक्शन बनाया गया, उसको कहते हैं ओरिजोंटी। तो ओरिजोंटी सेक्शन में इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा काम का क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा रॉय, फिल्म का नाम सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, और अवार्ड कौन सा है? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड इन द हॉरिजॉन्टल सेक्शन एट द 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल। आप जानते हो वेनिस एक बहुत फेमस शहर है इटली का। तो वेनिस फिल्म फेस्टिवल बेसिकली होता कहाँ पे है? ये इटली में आयोजित किया जाता है, हर साल किया जाता है। तो फिर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में आपके अवार्ड विनर्स कौन है जो मेन फिल्म है? ये हुआ था आपका 27 अगस्त से 6 सितंबर वेनिस में, इटली में। ठीक है, जो मेन सेक्शन होता है फिल्म का, उसमें बेस्ट फिल्म को दिया जाता है गोल्डन लायन अवार्ड, बेस्ट फिल्म को। तो इस बार बेस्ट फिल्म कौन सा था? फादर मदर सिस्टर ब्रदर। यह फिल्म जो है ना जिम जरमुश इनके द्वारा बनाया गया है। यह ना फिल्म का प्रीमियर हुआ था, यानी कि यह फिल्म अभी तक थिएटर में रिलीज नहीं हुआ है। अब इसको अवार्ड मिल गया ना, अब इसको ऑनलाइन आपका रिलीज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे तो पब्लिसिटी मिल जाएगा। तो गोल्डन तो
एक चीज़ याद रखना है, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बेहतरीन फिल्म होता है उसको गोल्डन लायन अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। वो मिला है किसको? फादर मदर सिस्टर ब्रदर बाय जिम जास्मुस को। फिर बेस्ट डायरेक्टर, उसको दिया जाता है सिल्वर लायन अवार्ड, ठीक है। वो मिला है बेनी सेफ्डी को, उनकी फिल्म का नाम है द स्मैशिंग मशीन, ये अमेरिकन है। फिर देखो कोपा वोल्पी। कोपा वोल्पी कौन है? कोपा वोल्पी वोल्पी जो थे वो, आपने सुना होगा फासिस्ट, ठीक है। इटली में नेशनल फासिस्ट पार्टी के ये लीडर थे, सिल्वर सॉरी कोपा वोल्पी। और नेशनल फासिस्ट पार्टी का जो सुप्रीम लीडर था वो था बेनितो मुसोलिनी। देखो, एक नाजी पार्टी था जर्मनी में और एक था फासिस्ट पार्टी जो था बेनितो मुसोलिनी का, वो इटली में था। ये दोनों आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ लड़े थे ना, दोनों हार गए थे। कोपा वोल्पी एक मिनिस्टर थे मुसोलिनी के गवर्नमेंट में, और उन्होंने ही आपका ये वेनिस वाला स्टार्ट किया था। तो उन्हीं के याद में आपका कोपा वोल्पी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर्स के लिए कोपा वोल्पी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर्स, वो एक चाइनीज को मिला है, जिन जीलेई। फिल्म का नाम क्या था? री गुआ जोंग टियान, स्पेलिंग हो सकता है प्रॉब्लम हो। इंग्लिश में था द सन राइजेस ऑन अस ऑल। इसका डायरेक्टर कौन है? काई शांगजुन, ठीक है। और कोपा वोल्पी फॉर बेस्ट एक्टर, टोनी सर्विलो इन द फिल्म ला ग्रेजिया, ठीक है। पाओलो सोरेंटिनो की मूवी है जो इटालियन है। तो इसमें ऐसे याद रखते हैं जैसे फिल्म का आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, कहाँ पे हुआ, फिर बेस्ट फिल्म को कौन सा अवार्ड मिला, डायरेक्टर, एक्टर और एक्ट्रेस। अगर चार भी हम लोग करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को इसमें पकड़ लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज तो लिस्ट बहुत लंबा होता है, 15-20 से 25 आदमी का नाम होता है, वो संभव भी नहीं है। ये चार कर लोगे काम बन जाएगा, ठीक है। चलो, एससीओ ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग। देखो, ये आपका मीटिंग हुआ था व्लादिवोस्तोक रशिया में, और ये हुआ था 6 सितंबर को। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में जो न्यूज़ था ना, वो कल रिलीज़ किया था, ठीक है, यानी 7 तारीख को रिलीज़ किया था। तो इसीलिए आज हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो एससीओ ट्रेड मिनिस्टर्स का मीटिंग हुआ था व्लादिवोस्तोक में। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? अमिताभ कुमार। ये बेसिकली एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है। नॉर्मली इस तरह के मिनिस्टर, इस तरह के मीटिंग में ना, आपका पीयूष गोयल साहब को जाना चाहिए जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर है, लेकिन वो नहीं गए, तो अमिताभ कुमार गए, ठीक है। और एससीओ तो जानते हो, एससीओ क्या होता है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर्स। चाइना, इंडिया, रशिया, कजाक, ताजिक, उज्बेक, किर्गिज, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस, ये 10 कंट्री हैं। इनके सारे कॉमर्स मिनिस्टर आए होंगे। देखो, जब इस तरह का मीटिंग होता है तो हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं, ये कहाँ पे हुआ? व्लादिवोस्तोक, वो कहाँ है? रशिया। दूसरा होता है इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया। अब क्योंकि यहाँ पे सेक्रेटरी कर रहा है, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी कर रहा है ना, ये स्किप कर सकते हो। अगर मिनिस्टर साहब होते तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, ठीक है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन फिर क्या हो गया? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर्स होते हैं? और फिर एक ये आउट ऑफ द वे पूछेगा, ये वाला, जो 10 मेंबर कंट्रीज हैं आपके एससीओ में, वर्ल्ड का 42% का जो पॉपुलेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख लो, इंडिया और चाइना, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया, फिर सेकंड चाइना है। अधिकतर पॉपुलेशन तो देखो यहीं पे हो जाता है। तो वर्ल्ड का 42% जो पॉपुलेशन है वो एससीओ के मेंबर हैं। और वर्ल्ड के ग्लोबल ट्रेड में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? 17.2%। इसमें जानते हो चाइना तो आपका टॉप ट्रेडिंग नेशन है वर्ल्ड में, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चाइना, ठीक है। इंपोर्टर यूएस है, चाइना है, और आप जानते हो इंडिया भी आ गया, रशिया भी आ गया। 3 मेन हो गए। इनको अगर आप मिला लोगे और प्लस बाकी 7 देशों को मिला लोगे तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें इनकी हिस्सेदारी कितनी है? 17.2%। ये आउट ऑफ द वे रहेगा क्वेश्चन, सॉरी, 42% वाला और 17.2% वाला। क्यों? इसलिए भी क्योंकि आप जानते हो एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स 25th मीटिंग जो था ये तियानजिन चाइना में हुआ था। मोदी साहब भी गए थे, बहुत पॉपुलर, ये न्यूज़ बहुत अब पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है दूसरे कारण से।
इसको आप जरूर देखना, इसमें सारा एससीओ के बारे में डिटेल दिया गया है, एससीओ है क्या, क्या मेंबर है, क्या क्या यहाँ पे किया जाता है। और आप जानते हो एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स का जो नेक्स्ट मीटिंग होगा 2026 में, ये आपका किर्गिज रिपब्लिक में होने वाला है। ठीक है, तो एक इस वीडियो को भी आप देख लेना, 1 सितंबर 2025 का, जिसमें 25th मीटिंग ऑफ द एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स को कवर किया गया है, और हेडलाइन है प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू चाइना। ठीक है, एक आप इसको देख लेना। चलो भाई, बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसके कारण देखोगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत सारा वहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, और मोदी साहब भी बार बार आपके बिहार जा रहे हैं। हमें क्या मतलब है उससे, कोई मतलब नहीं है। जब भी किसी स्टेट में कोई स्कीम लॉन्च होगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हमें याद करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम लॉन्च होगा, हमें याद करना है। ये बिल्कुल डन है, बिल्कुल छोटा सा ही याद करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब ने आपका लॉन्च किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ठीक है, और 7 तारीख वाली वीडियो में भी आपने देखा था बिहार का पहला हैंगिंग ब्रिज जो है वो आपका पुनपुन रिवर पे है, ये 7 तारीख के वीडियो में है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो नीतीश कुमार ने फिर आपका ये इनॉग्रेट किया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 8 सितंबर 2025 को पटना में किया था। इसका एम देखो क्या है, बिहार में हर घर से, हर फैमिली से एक वुमेन को गवर्नमेंट आपका देगा 10,000 रुपीज। ठीक है, और उनको कहा जाएगा आप क्या करो, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी। तो महिला का बिजनेस स्टार्टिंग में भी क्या हो सकता है, पापड़ अचार से ही शुरू कर सकते हैं वो लोग। इसका उद्देश्य क्या है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, महिला सशक्तिकरण होगा, वुमेन अपने पैरों पे खड़ी होगी। डेफिनेटली जहाँ पे वुमेन एम्पावर्ड होती है वो सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस करता है। और ये मत भूलिए, भारत में सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो महिला है, वुमेन है। हर लीडर देखो वुमेन को अपने पास रखना चाहता है, मध्य प्रदेश में आप देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, महिला एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए नीतीश कुमार इनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि हम 10,000 रुपीज आपको देंगे, ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में होगा, जो आधार वेरीफाइड होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ही होगा उनका अकाउंट। ठीक है, फिर नीतीश कुमार क्या कहते हैं, फिर असेसमेंट किया जाएगा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए का सपोर्ट एक्स्ट्रा देगा बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इनिशियल अमाउंट होगा, सीड अमाउंट होगा 10,000 रुपीज। सब चीज़ ठीक ठाक चलेगा तो फिर आपको बाद में 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, लेकिन वो तो तभी मिलेंगे ना जब बिहार में इलेक्शन होगा, नीतीश बाबू फिर से चुनाव जीत कर आएंगे। तो फिर इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका नोडल एजेंसी होगा, सॉरी। और इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो होगी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जिसको जीविका भी बोलते हैं। देखो, बिहार में इतना ज़्यादा तो नहीं पूछेगा अगर नेशनल एग्जाम दे रहे हो, अगर बिहार का एग्जाम दे रहे हो ना, तब स्कीम है, नाम क्या है, किसने लॉन्च किया, कहाँ पे लॉन्च किया, फीचर्स क्या हैं, प्लस नोडल एजेंसी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बहुत बार पूछता है। स्पेशली जो सेंट्रल स्कीम होता है ना, उसमें आप देखोगे बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछेगा, इवन यूपीएससी तक आपको पूछेगा कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी कौन है, नोडल एजेंसी कौन है। ये हैबिट बना लो पढ़ने का, इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ये न्यूज़ होगा, ऑटोमेटिक आप ये न्यूज़ इकट्ठा करके पढ़ लोगे, आपका काम बन जाएगा। इससे पहले 2 सितंबर का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ को लॉन्च किया था। ये पूरा डिटेल में बनाया गया है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ये 2 सितंबर 2025 का वीडियो है। और पुनपुन वाला जो वीडियो है जिसपे आपका हैंगिंग ब्रिज बनाया है, बिहार का पहला हैंगिंग ब्रिज, वो 7 तारीख के जो न्यूज़ है उसमें आपका कवर किया गया है। स्पोर्ट्स का न्यूज़ आ गया, भुवनेश्वर will host 28th ITTF ATTU एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025। ये आपका होगा 11 to 15 अक्टूबर 2025 को, और ये आपका होगा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर आप जानते हो ये कैपिटल सिटी है आपका उड़ीसा का। और जब नवीन पटनायक आपके
उड़ीसा के सीएम थे, बहुत लंबे समय तक थे। उन्होंने उड़ीसा को स्पोर्ट्स के रूप में बहुत प्रमोट किया है। आपका जो हॉकी टीम है उसके स्पॉन्सर भी उड़ीसा की टीम है। और देखिएगा पिछड़ा वर्ल्ड कप वगैरह भी जो था ना हॉकी का, वो सब उड़ीसा में ही हुआ था। तो उड़ीसा को उन्होंने बहुत प्रमोट किया है स्पोर्ट्स में। बहुत अच्छे अच्छे स्टेडियम बने हैं उड़ीसा में। वही कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है, वो होस्ट करेगा आपका ITTATTU। ठीक है। अब देखो ITTF क्या होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। आपका ATTU क्या होता है, एशियन टेबल टेनिस यूनियन। तो ये जो भी आपका होता है एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप या एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसको ऑर्गेनाइज करता है एशियन टेबल टेनिस यूनियन, ऑर्गेनाइज करेगा। होस्ट कौन करेगा, जो कोई एक देश होगा जो एशियन टेबल टेनिस यूनियन का मेंबर होगा, उसको होस्टिंग राइट मिलता है। जिसका मतलब इस बार जो होस्टिंग राइट है वो किसको मिला है, इंडिया को मिला है। तो इंडियन जो है टेबल टेनिस फेडरेशन, जो है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको होस्ट करेगा। लेकिन ऑर्गेनाइज कौन करेगा, एशियन टेबल टेनिस यूनियन। कभी कभार ज़्यादा नहीं, रेयर होता है कि इस टूर्नामेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइज का अगर पूछता है तो एशियन टेबल टेनिस यूनियन, होस्ट होगा तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। उड़ीसा ने इससे पहले 2019 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप को होस्ट किया था। लेकिन एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप पहली बार ये होस्ट कर रहा है उड़ीसा। ठीक है। थोड़ा सा ITTF ATTU के बारे में स्टैटिक हो गया। जैसे पहले ही बताया था, ITTF का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। वर्ल्ड में जो टेबल टेनिस का गवर्निंग बॉडी है वो आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है। और आप ये भी कभी कभी सुनते होंगे WTT, कभी कंटेंडर, WTT स्टार, इस तरह का। WTT होता है वर्ल्ड टेबल टेनिस। तो ITTF ने क्या किया है, टेबल टेनिस को एक प्रोफेशनल स्पोर्ट के रूप में प्रमोट करने के लिए उसने WTT आपका स्थापित किया है। ये अलग है, जिसमें अधिकतर प्रोफेशनल्स खेलते हैं, वर्ल्ड टेबल टेनिस, है ना। तो वो इसी की एक संस्था है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग मैचेस ऑर्गेनाइज करवाता है। तो जो एशियन टेबल टेनिस, सॉरी, ATTU है, एशियन टेबल टेनिस यूनियन, वो आपका एशियन टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है, जिसको अप्रूव किया हुआ है किसने, ITTF ने। इसीलिए ITTF को पहले लगा देते हैं क्योंकि ये इसके द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है। और फिर लगा देते हैं ATTU, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, ATTU। पहली बार ये हुआ था 1972 में। और ये कितने साल के बाद होता है, 2 इयर्स के बाद। एक चीज़ और ध्यान रखना, स्पोर्ट्स में कौन जीता कौन हारा ये तो पूछता ही पूछता है, कहाँ पे हुआ किसने किया ये भी पूछता है, ये कितने दिनों के बाद होता है। तो ये कितने सालों के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, एवरी 2 इयर्स। इसको याद रखिएगा। इंडिया ने इसको सबसे पहली बार होस्ट किया था कैलकाटा 1980 में। अब तो इसका नाम चेंज हो गया है कोलकाता। फिर 1992 में न्यू दिल्ली में हुआ था। 2009 में लखनऊ में इसका हुआ था। इसका मतलब फोर्थ होगा जो भुवनेश्वर में आपका किया जाएगा। ATTU, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेंगडू, चाइना। ठीक है। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पोर्ट्स का जो न्यूज़ है, इंडिया विंस मेंस एशिया कप हॉकी टाइटल फॉर द 4th टाइम इन राजगीर। ठीक है। इंडिया ने फाइनल में आपका हराया साउथ कोरिया को। ये 4-1 से हराया, ये याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसको हराया, ये स्पोर्ट्स में जब भी पढ़ोगे भाई, कौन जीता कौन हारा दोनों का नाम, हर स्पोर्ट्स में 90% पूछता है कौन जीता, 10% पूछेगा किसको हरा कर जीता। ठीक है। तो इसलिए याद रखना है, इंडिया ने किसको हरा दिया, साउथ कोरिया को। ठीक है। फाइनल स्कोर क्या था कोई मतलब नहीं है। इससे पहले इंडिया आपका 2003 में जीता था, 7 में जीता था, 17 में जीता था। उसके बाद आपका ये 2025 में जीता है। इसका मतलब कितना, 8 साल के बाद जीता है। और आपको पता होना चाहिए जो पिछला चैंपियन था ना वो साउथ कोरिया था। इसका मतलब डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को हराकर इंडिया ने ये खिताब चौथी बार जीत ली। ठीक है। ये जो 12th एडिशन ऑफ द एशिया मेंस एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट था, ये आपका हुआ था राजगीर में, बिहार में। इससे पहले में राजगीर में 8th एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप हुआ था। तो राजगीर भी आपका स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है बिहार में।
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है कि पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स के कल्चर को डेवलप किया जाए, खेलो इंडिया। इसीलिए धीरे धीरे हर स्टेट में कोशिश किया जा रहा है ना, स्पेशली वो स्टेट्स जहाँ पे स्पोर्ट्स बहुत पॉपुलर नहीं है, वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स को भी होस्ट करो। राजगीर बिहार का स्पोर्ट्स का सेंटर के रूप में उभर कर आ रहा है। ठीक है, इसमें देखो क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एशिया कप हॉकी जीतता टाइटल, वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगा 2026 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, इसका मतलब इंडिया क्वालिफाई कर गया है आपका नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। ये जो 2026 का जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप है ना, यहाँ पे देखो मैंने तो लिख दिया मेंस, इसको होस्ट कर रहा है आपका बेल्जियम और नेदरलैंड, दोनों मिलके कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात है ना, ये मेंस के साथ साथ वुमेन्स का भी हॉकी वर्ल्ड कप होगा। इस बार दूसरी बार ऐसा हुआ है जब वुमेन्स और मेंस का हॉकी वर्ल्ड कप साथ साथ होगा। तो ये 2026 मेंस एंड वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप, ये आपका बेल्जियम और नेदरलैंड को होस्ट कर रहे हैं, दो देश मिलकर इसको कर रहे हैं। इंडिया इसके लिए क्वालिफाई कर गया। बैक ऑफ द माइंड रखना है, इंडियन टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह, ये तो पहले से ही हैं। और कोच कौन है? क्रेग फुलटन। थोड़ा सा स्टैटिक मेंस एशिया कप हॉकी के बारे में हम लोग पहले भी देखा था। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। और इसको होस्ट कौन करता है? मेंबर कंट्री। इस बार किसने किया था? इंडियन हॉकी फेडरेशन ने किया था आपका इसको होस्ट। पहली बार कब हुआ था? 1982 में कराची में, पाकिस्तान में। इसको पाकिस्तान जीता था। इंडिया ने इसको देखो 4 बार किया है होस्ट। एक 1989 में किया था न्यू दिल्ली में, 2007 किया था चेन्नई में, और 2025 किया था राजगीर में बिहार में। सॉरी, इंडिया ने होस्ट किया 3 टाइम्स, सॉरी 4 निकल गया, सॉरी 3 बार किया है। 1989 न्यू दिल्ली में, 2007 में चेन्नई में, और 2025 में राजगीर में। इसमें कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया? देखो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कितने टीम इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे। 8 टॉप 8 एशिया के टीम होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन थे? इंडिया, चाइना, कोरिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, चाइनीज ताइपे, चाइनीज ताइपे को ताइवान भी बोलते हैं, कजाकिस्तान और बांग्लादेश। देखो कजाकिस्तान और बांग्लादेश की दूसरी कहानी है। इसमें आना था पाकिस्तान को और ओमान को। पाकिस्तान ने मना कर दिया क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट लगता है भारत में। ठीक है, ओमान भी आपका विड्रॉ कर गया। इसका रीजन नहीं बताया गया ओमान ने क्यों विड्रॉ किया। तो फिर पाकिस्तान और ओमान, उनके जगह पे कौन आए? पाकिस्तान के जगह पे आया बांग्लादेश, और ओमान के जगह पे आपका आ गया कजाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को रिप्लेस किया था बांग्लादेश ने, ओमान को रिप्लेस किया था कजाकिस्तान ने। अभी तक मेंस एशिया कप हॉकी का जो हिस्ट्री है उसमें सबसे अधिक बार किसने जीता है? साउथ कोरिया। इसने टोटल आपका 5 टाइम्स आपका जीता है मेंस एशिया कप हॉकी। स्टैटिक एशियन हॉकी फेडरेशन के बारे में और इंडियन हॉकी फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लें। ये कब बना था? 58 में। ये स्पोर्ट्स का गवर्निंग बॉडी है। और ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, उसका फ्रेंच नाम FIH है, और वैसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, लेकिन आप हर जगह देखना FIH लिखा रहता है, फ्रेंच नेम है। इसके टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 31। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलालमपुर, मलेशिया में। और इसके प्रेसिडेंट फिलहाल कौन है? दातो फूमियो ओगुरा, जापान के हैं। हॉकी इंडिया, इंडिया में हॉकी को चलाता है आपका हॉकी इंडिया। पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन होता था, उसमें प्रॉब्लम हुआ, उसको डिसॉल्व कर दिया गया। फिर बना आपका हॉकी इंडिया, ये बना 2009 में। इसको गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन मिला हुआ है, FIH से भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की। ये पहले इंडियन टीम के प्लेयर्स भी रह चुके हैं। तो दिलीप तिर्की साहब हैं, उड़ीसा के हैं, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। और हॉकी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। चलो, जो न्यूज़ हम लोगों ने अभी तक किया है एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं, कैसे? क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। अन्नपूर्णा रॉय won the Best Director Award in the Horizonte section at the 82nd Venice Film Festival for which film? किस फिल्म के लिए इनको ये अवार्ड मिला? देसी ऊन, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज, फादर मदर सिस्टर ब्रदर, द स्मैशिंग मशीन, नन ऑफ दिस। इसका आंसर आपको पता है, बी, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज। ये पहली वुमेन है जिसने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है इन द हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट इंडियन है जिसने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता इन द
हॉरिजॉन्टल सेक्शंस। इसमें थोड़ा सा देसी ऊन याद कर लेना क्योंकि ये भी थोड़ा करंट का न्यूज़ है। देसी ऊन आपका एक एनिमेटेड मूवी है, ठीक है। ये बेसिकली आपके ब्लैक ऊन जो है, काली शीप है ना, काली भेड़, उसका जो ऊन होता है वो ब्लैक होता है, उस पर बनाया गया है। और इसमें ये दिखाया गया है कैसे कैसे धीरे धीरे भारत में ना वो चरवाहे आपके विलुप्त होते जा रहे हैं। ये फिल्म बना था, एनिमेटेड फिल्म है, इसको डायरेक्ट किया था सुरेश एरियत ने। और ये पहला इंडियन एनिमेशन मूवी है जिसने जूरी अवार्ड जीता फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म एट द एनएससी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फ्रांस। एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 जो आपका एनएससी फ्रांस में होता है, वहाँ पे देसी उन फिल्म को अवार्ड मिला, जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म। थोड़ा सा ये शायद जून जुलाई का है ये न्यूज़, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये याद रखना, देसी उनको कौन सा अवार्ड मिला और कहाँ पे मिला। एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल, एनएससी जगह का नाम है, ये फ्रांस में है। सेकंड, द बेस्ट फीचर फिल्म इन द वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज अवॉर्डेड विच प्राइज। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फीचर फिल्म को जो अवार्ड दिया जाता है उस अवार्ड का नाम क्या है। एकेडमी अवार्ड्स, पाम डियोर अवार्ड्स, गोल्डन लायन, गोल्डन बेयर, गोल्डन पिकॉक। आंसर क्या है, गोल्डन लायन। इसमें ना जो ऑप्शंस था वो भी काम का दिया हुआ है। आपने सुना है ऑस्कर, हॉलीवुड में आपका होता है, कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में। याद रखना इसका ऑफिशियल नेम ना एकेडमी है, एकेडमी अवार्ड्स। पॉपुलर नेम क्या है, ऑस्कर। ऑस्कर तो अगर एकेडमी अवार्ड्स दे तो घबराने की कोई बात नहीं, ऑस्कर अवार्ड्स ही है। पाम डियोर अवार्ड या गोल्डन पाम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फ्रांस का बेहद फेमस फिल्म फेस्टिवल है, कान फिल्म फेस्टिवल। ये हर साल होता है फ्रांस में। इस बार किसी इंडियन को अवार्ड वर्ड नहीं मिला, इसलिए उसको कवर भी नहीं कर, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन इसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म को अवार्ड दिया जाता है उसको कहते हैं गोल्डन पाम या पाम डियोर, ठीक है। गोल्डन बेयर जो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, बर्लिन जर्मनी में, तो बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो सबसे बेहतरीन मूवी होती है, फीचर फिल्म होती है, उसको दिया जाता है गोल्डन बेयर। हमारे देश का है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो पणजी गोवा में फिक्स्ड है, हर साल होता है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में होता है। उसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म है उसको दिया जाता है गोल्डन पिकॉक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चार। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, कौन से फिल्म में, फेस्टिवल में कौन सा बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड है। थर्ड, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025। Promoting multilingual education, literacy for mutual understanding and peace, promoting literacy in the digital era, literacy and the SDG goals, literacy and women empowerment, none of these. इसमें आंसर क्या है, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। और ये हर साल कब मनाया जाता है, 8 सितंबर, हर साल को। और जो ए ऑप्शन था ना, वो बेसिकली 2024 का आपका थीम था, ए ऑप्शन। 4, on which day is the World Physical Therapy Day observed in the world? 15 August, 8 September, 21 September, 8 October, none of these. जानते हो इसका आंसर क्या है, 8 सितंबर। और 2025 का जो वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे था उसका थीम क्या था, हेल्दी एजिंग। चलो, विच इज द फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट इन इंडिया। इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट कौन है, केरला, गोवा, मिजोरम, पुडुचेरी, नन ऑफ दिस। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अब जानते हो इसका आंसर क्या है, केरला। वेयर वॉज द एससीओ ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन सितंबर 2025। Tianjin, China, Vladivostok, Russia, Dushanbe, Tajikistan, Astana, Kazakhstan, none of these. Vladivostok, Russia.
SCO हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग होगा वो तियानजन चाइना में है, कंफ्यूज मत होना भाई। What is the contribution of the 10-member Shanghai Cooperation Organization in world population and world trade? 40%, 17.2% respectively, 42%, 42%, 18.1% respectively, 38%, 19.2% respectively, 42% and 17.2% respectively. पांचवा ऑप्शन क्या है? None of these. 42% पॉपुलेशन है, 17.2% आपका ट्रेड में है। चलो, which state government in September 2025 has launched मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना to provide loans to the women to start their own business? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, none of these. अब जानते हो इसका आंसर क्या है? बिहार. Ninth question, which Indian city will host the 28th ITTF ATTU Asian Table Tennis Team Championship 2025? भुवनेश्वर, न्यू दिल्ली, लखनऊ, इंदौर, none of these. आपका आंसर पता है? भुवनेश्वर, उड़ीसा. 10. India defeated which country to win the 12th Men's Asia Cup Hockey Tournament 2025 held in Rajgir, Bihar? China, South Korea, Japan, Kazakhstan, none of these. आंसर क्या है? साउथ कोरिया. How many teams participated in the 12th Men's Asia Cup Hockey Tournament 2025 held in Rajgir, Bihar? 7, 6, 8, 10, none of these. कितने टीमों ने पार्टिसिपेट किया था एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में? आप जानते हो आंसर क्या है? 8. पाकिस्तान और ओमान विड्रॉ हो गए थे, तो पाकिस्तान की जगह पे आ गया बांग्लादेश और ओमान की जगह पे आ गया कजाकिस्तान. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सपोर्ट करो, चैनल को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो ताकि उनको भी फ़ायदा हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.